वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस 24 के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी वो काफ़ी टाइम से होल्ड थी अभी तक। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 26 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 27 और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 27 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है ये ज्योग्राफी का। वेम्बनाड झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और इसकी स्रोत 4 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं वो? मीनाचिल नदी, अचन कोविल नदी, पंपा नदी और मणिमाला नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल वेम्बनाड झील है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है केरल की वेम्बनाड झील। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी वेम्बनाड झील में जल का स्रोत 4 नदियां हैं, मीनाचिल नदी, अचन कोविल नदी, पंपा नदी और मणिमाला नदी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल सही हो जाएगा बी, और पहले वाले को कर दीजिए एलिमिनेट। देखिए, वेम्बनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। यह एक संकीर्ण द्वीप द्वारा अरब सागर से अलग होती है तथा केरल में एक लोकप्रिय लैगून दरार का निर्माण करती है। वर्ष 2002 में इसे रामसर अभिसमय द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है। और इसमें जल स्रोत के लिए 4 नदियां जिम्मेदार है, मीनाचिल नदी, अचन कोविल नदी, पंपा नदी, मणिमाला नदी। तो केवल दूसरा वाला ही करेक्ट है। काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम या सभी। काली मृदा जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है या काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, पोटास भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है। ठीक है। सूखने पर यह मिट्टी दरारें पड़ जाती हैं इसमें और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी हो जाएगी तो जुताई में जो है दिक्कत देती है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, काली मिट्टी की बात करें तो काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है और काली मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु तथा जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं वो दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार तक फैली हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। ये अपनी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है आंसर। परंतु इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। और क्या क्या? गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जो उनके उचित वातायन में मदद करती हैं। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं तथा इनकी जुताई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। काली मिट्टी के संदर्भ में इतना काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा की कीमत का दूसरी मुद्रा के संदर्भ में सही वर्णन करता है? व्यापार दर, ब्याज दर, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर। ये प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। इसका आंसर है विदेशी विनिमय दर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विदेशी विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि दूसरी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए एक मुद्रा की कितनी इकाई की आवश्यकता है। तो विकल्प ए करेक्ट है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पनामा नहर का निर्माण किया गया था? मिस्र, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड।
किस देश ने किया था पनामा नहर का निर्माण, बताइए। मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को पनामा भू डमरू मध्य से जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वर्ष 1904 में इस नहर का निर्माण शुरू किया गया और वर्ष 1914 में इसे पूरा किया गया, यानी 10 साल लग गए। यह नहर अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य वस्तुओं के कुशल परिवहन की अनुमति प्रदान करती है। नंबर 5 पर आ जाइए। सुस्वागतम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वित्त मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग, शिक्षा आयोग? शिक्षा मंत्रालय। सुस्वागतम पोर्टल यह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अधिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, ई पास। नंबर 6 पर आ जाइए। जिंजी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, गुजरात? जिंजी हिल्स ये है दक्षिण भारत में, यानी तमिलनाडु में। देखिए, जिंजी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं और तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी या सेंजी किला प्रायद्वीप भारत के सबसे अवैध किलों में से एक है। इसकी ताकत और अवैध प्रकृति के कारण अंग्रेजों द्वारा पूर्व के ट्रॉय की उपाधि से नवाजा गया था इसको, पूर्व के ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जोड़ा गया? देखिए, जब संविधान बना था तो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, किसमें थे? भाग 3 में थे। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भी थे, किसमें थे? भाग 4 में थे। अब फोर्थ के ए में, भाग 4 के ए में इसको बाद में जोड़ा गया। तो जब बाद में जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो जब जोड़ा गया तो एक संविधान संशोधन किया होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया और संविधान था वो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 10 थे, एक और जोड़ा गया बाद में, तो टोटल 11 हो गए और अभी भी संख्या कितनी है? 11 ही है। तो एक तो आंसर ये मिल गया, एक विकल्प ये मिल गया। एक और 11 वाला जिसमें जोड़ा गया वो कौन सा है? 52वां, 61वां, 86वां? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, मूल कर्तव्य को या मौलिक कर्तव्य को या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो विचार है वो रूस के संविधान से प्रेरित है, यानी तत्कालीन सोवियत संघ, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो टोटल हो गए 11। वर्तमान में भी 11 हैं। सभी 11 मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए में है, यानी भाग चौथे का ए या का में सूचीबद्ध हैं। और राज्य के नीति अनुसार सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ठीक है, गैर न्यायिक का मतलब इनको लागू करने के लिए यदि इनका उल्लंघन कोई करता है तो रिट नहीं निकाली जा सकती, मतलब कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, ना उच्च न्यायालय में ना ही सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मूल साक्षरता सूचकांक, मूल साक्षरता सूचक, जीवन प्रत्याशा सूचक? इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, बी। देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक क्या है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। इस तरह के बोनस पॉइंट होते हैं।
बोनस प्रश्न होते हैं। एक और बोनस प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है सितंबर में, तो सितंबर का एक ही है, 16 सितंबर को। देखिए, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। 10वां प्रश्न है, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर कौशिक, के एस विजयनाथ, वामन सुभा प्रभु, विक्रम संपत। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, ये पुस्तक लिखी है विक्रम संपत ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और इसका अनावरण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विक्रम संपत के द्वारा लिखी पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज का विमोचन किया। इस पुस्तक में संपत ने अथक परिश्रम कर दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर शोध और तथ्यपरक दस्तावेजों के आधार पर गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर के व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रदर्शित करने का अभिनव प्रयास किया है। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर में सन 1857 की शौर्य गाथा को देश के स्वाधीनता संघर्ष का प्रथम प्रयास बताया था। इस पुस्तक ने अनेक क्रांतिकारियों और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है, फीफा विश्व कप कतर 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ, अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। तो कुछ अवार्ड इसमें मिलते हैं, जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड हो गया, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड हो गया, गोल्डन बॉल अवार्ड हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो गोल्डन बॉल अवार्ड तो मिला लियोनेल मेसी को, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, गोल्डन बूट अवार्ड ये मिला किलियन एम्बाप्पे को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर जीता। फीफा विश्व कप फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। क्रिकेट का विश्व कप की 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे ही जीता था। फीफा ने पूरे विश्व कप में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड ये मिला है किलियन एम्बाप्पे को और यही आंसर है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला? गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। युवा खिलाड़ी अवार्ड भी होता है इसमें, एक युवा खिलाड़ी अवार्ड ये मिला है एंजो फर्नांडीज को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये मिला है इंग्लैंड की टीम को। जीता कौन? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस। कहाँ हुआ? कतर में। 12वां प्रश्न है, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जापान के टोक्यो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ। और पहला कहाँ हुआ? पहला भी अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही हुआ था। देखिए, भारतीय सुपरहिट फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में लॉस एंजलिस में ही आयोजित हुआ था, अमेरिका के। देखिए, इस अवार्ड में एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, फिल्म, टीवी से जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। दीपोर बील आर्द्रभूमि है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हमने पहले भी टेस्ट में चर्चा की है। दीपोर बील आर्द्रभूमि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर है? असम में। ए है इसका आंसर।
देखिए, असम वन विभाग के गुवाहाटी वन्य जीव प्रभाग ने दीपोरबिल आर्द्रभूमि में फरवरी 2022 के बाद दूसरी पक्षी प्रजातियों की गणना आयोजित की। यह असम में एकमात्र रामसर साइट है दीपोरबिल। दीपोरबिल आर्द्रभूमि असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। दीपोरबिल को नवंबर 2022 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था और यह गुवाहाटी शहर असम के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। दीपोरबिल तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, केरल हाईकोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है इससे रिलेटेड। हड़ताल का अधिकार बताइए कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। हड़ताल पर जाने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये है जैसे कि वर्तमान में संपत्ति रखने का अधिकार कैसा, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार है, तो ये भी हड़ताल पर जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है मात्र, ना मूल अधिकार है ना संवैधानिक अधिकार है। बी है इसका आंसर। देखिए, केरल हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में इस बात को दोहराया है कि जो सरकारी कर्मचारी हड़तालों में भाग लेते हैं तथा सरकारी खजाने के साथ साथ सामान्य जनता के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं है। साथ ही यह केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1960 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन है। और भारत में विरोध का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का नहीं। लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सांविधिक प्रतिबंध से संबंधित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत समाहित किया गया है। ये प्रश्न है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री। सावित्रीबाई फूले ने देश का पहला कन्या विद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर खोला था? प्रश्न से ही पूछा जा सकता है। देश का पहला कन्या विद्यालय निम्नलिखित में से किसने खोला था? तो सावित्रीबाई फूले। कहाँ खोला था बताइए? प्रयागराज, कानपुर, अहमदाबाद या पुणे? ये खोला था पुणे में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 3 जनवरी 2023 को सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। जन्म हुआ था इनका 3 जनवरी 1831 को। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की प्रथम महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या बनी थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और महिला अधिकारियों के लिए जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फूले ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। तो प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। देश का पहला कन्या विद्यालय कब खोला गया? 1848 में। कहाँ खोला गया? पुणे में। किसने खोला? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, और इसी के पहली प्राचार्या बनी थी सावित्रीबाई फूले, भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या थी। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी, काफ़ी टाइम से होल्ड थी। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।